हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम आप लोगों को मनोविज्ञान के वृद्धि एवं विकास तथा अधिगम उसकी अर्थ एवं परिभाषा को बताएंगे। साधारण शब्दों में वृद्धि का अर्थ शारीरिक संरचना एवं उसके विकास से होता है, जैसे लंबाई, भार, मोटाई एवं अन्य अंगों का विकास। वृद्धि की प्रक्रिया शरीर के आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है और जो वृद्धि है ये एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि में केवल भौतिक पहलू ही संभव होते हैं। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। अब जैसे कि कोई बालक एक निश्चित आयु तक उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसका भार बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 साल के बाद भी उसकी बढ़ती हुई आयु के साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती जाएगी। अगर ऐसा हो तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब वहीं विकास जो होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्युपरांत तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। उसमें आयु के साथ साथ परिपक्वता को ग्रहण करता है, जबकि वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद वो रुक जाती है। उसमें सिर्फ भौतिक पहलू होते हैं। विकास में भौतिक पहलू के साथ साथ नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि कई सारे पहलू उसमें आते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि विकास बहुआयामी होता है। अब आप देखिए वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में कर लेते हैं, लेकिन अवधारणात्मक रूप में इन दोनों में अंतर होता है। अभी जैसे देखिए परिमाणात्मक वृद्धि का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। वहीं विकास में परिमाणात्मक शब्द का प्रयोग उसकी व्यवहारिक परिवर्तन, जैसे कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए होता है। अब है वृद्धि के क्षेत्र। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि एक सीमित समय के बाद उसके शरीर की लंबाई में, ऊंचाई में, आकार में वृद्धि रुक जाती है। वहीं विकास का क्षेत्र अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि उसका सिर्फ एक भाग है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब परिपक्वता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। वहीं विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। बालक अगर ज़्यादा परिपक्व हो गया है तो उसमें विकास भी उतनी परिपक्वता के साथ समाहित होगी। विकास बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बालक, उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया लेकिन फिर भी उसमें मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास इसकी कमी होती है। वहीं विकास में बालक के विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, फिर भी उसमें बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास ये सब उसमें पूर्ण रूपेण हो चुका होता है। तो कहा जा सकता है कि विकास और वृद्धि ये दोनों में काफ़ी अंतर है। एक भौतिक है और दूसरा जो है वो व्यवहारिक है। अब आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वृद्धि एवं विकास किन कारणों से प्रभावित होते हैं, इनको कौन कौन से कारण प्रभावित होते हैं। अर्थात वृद्धि एवं विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एवं वृद्धि जो कि एक सीमित समय के लिए होता है, इनको कौन कौन से कारक इनको प्रभावित कर सकता है। तो पोषण पोषण यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। किसी भी बालक को उसकी उचित वृद्धि एवं उसके उचित विकास के लिए उसे उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि की जरूरत होती है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्व की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास दोनों प्रभावित हो जाएंगे। अर्थात कहा जा सकता है कि किसी बच्चों को अगर उचित पोषण नहीं मिलेगा तो वो कुपोषित हो जाएगा।
वृद्धि यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। कहने का अर्थ है कि बच्चे के शारीरिक विकास से उसका बौद्धिक विकास, उसकी नैतिकता, उसका भावनात्मकता ये भी प्रभावित होते हैं। वंशानुगत हेरिडिटी वंशानुगत स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात माता पिता के जो गुण होंगे, अवगुण होंगे, उनका स्पष्ट प्रभाव उनके बच्चों में देखने को मिल सकता है। लिंग लड़के एवं लड़कियों के विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में लड़कों में विकास तीव्र गति से होता है तथा किसी अवस्था में लड़कियों में विकास तीव्र गति से होता है। अर्थात लिंग विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करने का एक कारण है। अगला कारण है वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो विकास के लिए अपरिहार्य है। यहाँ तात्पर्य ये है कि वायु एवं प्रकाश, अर्थात अगर कोई बालक का वृद्धि विकास के लिए उसे स्वच्छ वातावरण मिलना जरूरी है एवं सूर्य का प्रकाश भी उससे मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। अगर किसी बालक के अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन की मात्रा कम है या उसके हार्मोन की मात्रा अत्यधिक है तो उससे उसके शारीरिक वृद्धि एवं उसकी मानसिक विकास दोनों प्रभावित होंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कारक है वो है शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। यह मानव की आयु को बढ़ाता है या व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखता है। अर्थात अगर आप शारीरिक क्रिया करेंगे तो आपका वृद्धि एवं विकास दोनों उत्तम होगा तथा आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को ये बढ़ाए रखेगा। वृद्धि की अवस्थाएं। मनोवैज्ञानिकों ने मानव वृद्धि को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले है शैशव काल। शैशव काल, इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। जब नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। अर्थात जो शैशव काल होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक के बीच की होती है और उसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज गति से होता है। तो वृद्धि की यह एक तीव्र अवस्था है। बाल्यकाल। बाल्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक पूर्व बाल्यकाल, सामान्यतः 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यकाल कहा गया। इसमें बालक का बाहरी जुड़ाव होता है। बच्चे नकल करने की प्रवृत्ति से ग्रसित होते हैं। उनमें अनुकरण करने के जो कार्य कोई दूसरा कर रहा है उसको वो अनुकरण करेगा एवं आपके द्वारा बोले गए बातों को दोहराने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। इस दौरान बच्चों में समाजीकरण एवं जिज्ञासा में वृद्धि होती है। बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। उत्तर बाल्यकाल, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों में नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है तथा साथ साथ बच्चों में पढ़ने की रुचि में वृद्धि होती है और उसकी स्मरण क्षमता का विकास होता है। इस उत्तर बाल्यकाल की अवस्था में बच्चों में समूह भावना का विकास होता है। अर्थात बच्चे समूह में खेलना, समूह में रहना एवं अपने समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना चाहते हैं और इस अवस्था में बच्चे अनुशासन तथा उसके नियमों की महत्ता को समझने लगते हैं। बच्चों में घूमने की प्रवृत्ति और खोजी दृष्टिकोण का विकास उत्तर बाल्यकाल की अवस्था में होता है। किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष के बीच की जो अवस्था है अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था को संवेग की अवस्था, तूफान की अवस्था कहा। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से
परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होता है, साथ ही उसकी मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। इस काल में बालकों के प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता अर्थात दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावनाओं का विकास बच्चों में इसी अवस्था में होती है। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें अस्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बच्चे नशा या अपराध की ओर भी उन्मुख होने की संभावना बनती है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। यह वह अवस्था होती है जिसमें बच्चे विपरीत लिंग के प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं। युवा प्रौढ़ावस्था यह 18 से 40 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालकों में परिपक्वता ग्रहण करने की क्षमता होती है। बालक परिपक्वता की ओर उन्मुख होते हैं। परिपक्व प्रौढ़ावस्था सामान्यतः 40 से 65 वर्ष की अवस्था, इसमें शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है अर्थात बाल सफेद होने लगते हैं, मांसपेशियां ढीला होने लगती है एवं चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है इत्यादि। वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 वर्ष से अधिक वर्ष की अवस्था, इसमें शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, व्यक्ति का सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान बढ़ने लगता है। अधिगम अधिगम से तात्पर्य है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं और उस अर्जित ज्ञान के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब हम यहाँ पे अधिगम में ये कह सकते हैं कि कोई छात्र विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर उसके अंदर खुद को कुछ परिवर्तन ले आया है या फिर उत्पाद करने में सक्षम हो गया है, तो उसे हम कह सकते हैं कि उसके सीखने की जो प्रक्रिया है वो अधिगम है। अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं भी दी गई है। जैसे गेट्स के अनुसार, गेट्स महोदय ने कहा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। E.A. पिल के अनुसार, पिल महोदय ने कहा है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण को परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। क्रो महोदय के अनुसार, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित होते हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होता है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। अर्थात हम खुद से ये कह सकते हैं कि सीखना जो हमारी आदत है, जो हमारा ज्ञान है तथा जो हमारी अभिवृत्तियां है, जो रुचि है, उनके अनुसार जो हमने कुछ अर्जित किया है और उस अर्जित ज्ञान के आधार पर खुद में जो परिवर्तन लाया है वही अधिगम है।
विकास का अधिगम से संबंध। विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है और ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानसिक और भाषाई विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सब अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम साथ साथ चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। अधिगम एवं विकास के संयोजन से बच्चों में अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीजें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलने चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने जाना कि विकास एवं अधिगम में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, अर्थात ये एक दूसरे के पूरक है। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं हम इसी तरह से आपको भिन्न भिन्न टॉपिक पे जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।